हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर में आज हम 2023-24 के सैम्पल पेपर से अपनी इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। और कुछ सबसे पहले हम देखेंगे इस पेपर के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कह लीजिए या डाउटफुल क्वेश्चंस जो बच्चों को परेशान करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों। यहाँ पे मिस्टेक ये है कि इसके अपॉन में यहाँ पर x होगा। तो यदि यहाँ पे आप इसको डिवाइडेड बाई x कर लीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाई x कर लीजिए। अब इसके बाद ये क्वेश्चन जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अगर आप इसमें इन्फिनिटी रख देंगे तो अभी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। बच्चों बताइए आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, आपके पास रूट के अंदर बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस का एक्स होल डिवाइड बाई एक्स। बेटा आप क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, आप यहाँ रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बताइए क्लियर है। और माइनस का एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए एक्स स्क्वायर का रूट बाहर क्या आएगा, एक्स आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक एक्स कैंसिल, सो 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स होल डिवाइड बाई एक्स। अब ऊपर से आप लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से एक्स कॉमन ले लें। तो एक्स कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का आपको क्या है 1, बिकॉज ये भी एक्स था। इधर पे कितना आ गया है, एक्स है, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। ठीक है ना। अब आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दें तो देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पर 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। बच्चों 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। 0 प्लस 0 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 1। बेटा अंडर रूट 1 भी 1 होएगा और 1 माइनस 1 अपॉन 1, दिस इक्वल्स टू 0 बाई 1। आंसर कितना आ गया, 0। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर इक्वल्स टू 0। ओके, तो फोर्थ का आंसर नंबर सी है। चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन माइनस वन बाई टी। देखिए नहीं 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 बेटा ऐसे नहीं। तो अपन ने कैंसिल कर दिया है, तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर। आंसर इसका 0 होगा। ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। हमको ये कहा जा रहा है कि जेड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो हमारे पास रिलेशनशिप पूछी गई है वो किस में पूछी गई है, इन दो चीजों में। क्या है वो चीजें, मॉड जेड का स्क्वायर और दूसरा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर और मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मतलब मॉड के अंदर जेड का स्क्वायर और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर में रिलेशनशिप पूछी गई है कि सही रिलेशनशिप क्या होती है, ग्रेटर है, लेसर है। बताते हैं बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक नहीं है फॉर्मूला कह लीजिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बना करता है, एक हमने ट्रिक टाइप का ही फॉर्मूला बताया था। एक प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की,
उससे ये क्वेश्चन पलक झपकते सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी आपको क्या पढ़ाई गई थी बच्चों? प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी कि Z1 इंटू Z2 का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। याद है बच्चों? एंड एक प्रॉपर्टी थी Z1 बाई Z2 का होल मॉड इक्वल टू Z1 मॉड बाई Z2 मॉड। क्लियर? थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, इसी से ये क्वेश्चन आ जाएगा। इफ इन केस Z1 और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 अगर इक्वल हो और इन दोनों की वैल्यू अगर मैं Z ले लूं, तो देखिए क्या कह सकता हूं मैं। तो मैं कह सकता हूं Z इंटू जेड का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ Z मॉड ऑफ Z, अगेन दो बार। ये सुनो, तो मॉड के अंदर Z का स्क्वायर इक्वल टू होल मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। प्रूव हो गया? क्लियर है बच्चों? तो एक प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हैं बना करके? प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ Z होल टू द पावर n इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z का होल पावर n। मॉड ऑफ Z की पावर n का मॉड इक्वल टू मॉड Z की पावर n, ऐसा बोलेंगे। ठीक है? क्लियर कि नॉट क्लियर? नोट कर लें इसे। हाँ, तो बच्चों बताइए इसको देख करके क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्या ना? जेड के स्क्वायर का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये उसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा ये। कौन सी प्रॉपर्टी? Z1 इंटू Z2 का होल मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर सोल्यूशन में क्या करके किया गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया गया है x प्लस आई वाई, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। गलत उसमें भी नहीं आएगा, बिल्कुल सही आएगा। बट बेवजह बड़ा करने क्या ज़रूरत है? ऑब्जेक्टिव है आपको तो एक नंबर मिल रही है। डन। चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अगला डाउट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया विच इज ग्रेटर, साइन 24 और कॉस 24। तो बच्चों ये प्योर ग्राफिकल क्वेश्चन है। साइन 24 कॉस 24 में हमको ग्रेटर बताना है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों आपने देखा है साइन का ग्राफ, तो ये डिग्री होता है। साइन 0 डिग्री पे स्टार्ट होता है और साइन 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 होता है, और 90 पे 1 होता है। तो ये देखिए ग्राफ में 0 से लेके 90 तक का दिखा रहा हूँ आपको। तो 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है और 90 पे कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर बच्चों? देखिए ये किसका ग्राफ था? ब्लू कलर का ग्राफ। तो ब्लू कलर के ग्राफ में हमने यहाँ y लिया है और ये क्या है? x है, और फंक्शन का नाम है y इक्वल टू साइन एक्स। अब मैं दूसरा फंक्शन इसी ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ जिसका नाम है y इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये देखिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। और ये धीरे 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 कम होना शुरू होता है और कॉस 90 हो जाता है 0। बताइए होता है कि नहीं होता? तो दोनों 45 डिग्री पर मीट करते हैं और 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू मिलती है 1/√2। मिलती कि नहीं मिलती बच्चों? अब आप एक चीज देखिए कि 45 डिग्री तक कौन बड़ा था? कॉस बड़ा था। 45 के बाद कौन बड़ा हो गया है? साइन बड़ा हो गया है। क्लियर? मतलब यदि मैं 0 से लेके 90 डिग्री के बीच की बात करूं, तो जब x की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री है, वहां तक कौन बड़ा है? कॉस बड़ा है। कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स। क्लियर? 45 के बाद साइन बढ़ रहा है, कॉस घट रहा है। मतलब इस ग्राफ में पर्टिकुलरली 45 डिग्री टू 90 डिग्री में साइन एक्स बड़ा हो जाएगा, कॉस एक्स छोटा हो जाएगा, यानी कॉस एक्स लेस देन साइन एक्स। फिलहाल आपसे कितने डिग्री पर वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन में?
24 डिग्री में। अब बताइए 24 जो है 45 के पहले आएगी कि बाद में आएगी? पहले आएगी, बिल्कुल सही। तो 24 डिग्री पर बड़ा कौन होगा, कॉस की साइन? बिल्कुल सही। तो यानी कॉस 24 बड़ा होगा और साइन 24 छोटा होगा। बिल्कुल सही। सो आंसर कॉस 24 ग्रेटर देन साइन 24। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका? विच इज ग्रेटर, कॉस 24। ओके, राइट राइट आंसर इज बी। नोट कर लें, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा 10th का। देखिए बच्चों, इसके एक और मेथड की हम बात कर लेते हैं, कॉस 24 और साइन 24। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा के बारे में, कि साइन 0 जो होता है दैट इज इक्वल टू 0, और साइन 90 कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 की तरफ इंक्रीज करती है। मतलब एक तरीके से अगर एंगल बढ़ता जाएगा तो उसकी वैल्यू भी जो होगी बढ़ती जा रही है। बोलिए यस कि नो? तो cos 24 को हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो cos 24 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 24, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 66। मतलब अब कंपैरिजन किस में है, साइन 24 और साइन 66 में। तो अभी आपने देखा जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी। तो बताइए 24 और 66 में ज्यादा बड़ा एंगल कौन सा है, 66। इसलिए साइन 66 की वैल्यू ज्यादा होगी। और साइन 66 है क्या, कॉस 24। सो इस तरीके से यहाँ पे ये कॉस 24 ज्यादा हो जाएगा। डन बच्चों? चलिए बच्चों, नेक्स्ट डाउट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या कहा गया है, द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो खुद ही मदद कर दी गई यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज का नाम लेकर के। एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ पे दी गई है आपके सामने, -5/4 -5/16 इस तरीके से, और आपको इसका सम निकालना है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो कि इस टाइप की है, एस इन्फिनिटी ए प्लस ए आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम, अगर आर की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में है, ठीक ना? अगर आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज को मॉड आर लेस देन 1 ये भी लिखा जा सकता है। लिखते हैं ना इनइक्वालिटी फॉर्म में बच्चों? हाँ, तो बेटा इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कितना होता है, याद करिए, a/1 - r। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम इज इक्वल्स टू a/1 - r। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है -5/4 है, सो a इज इक्वल्स टू -5/4, एंड कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, दैट इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। बच्चों सेकेंड टर्म है कितना, 5/16, एंड सेकेंड फर्स्ट टर्म कितना है, -5/4। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -4 नीचे 16, कितना आ गया, -1/4 एग्जैक्टली। तो ये -1/4 आ चुका है, जो कि -1 से +1 के बीच में है, बिल्कुल सही। सो हियर जो मॉड ऑफ आर है वो लेस देन क्या है, 1 है। मतलब आर की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में है। तो इन्फानाइट जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। अब फॉर्मूला लगाने के बाद एस इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r, 1 - r। सो व्हाट इज a हियर, -5/4, 1 - r, व्हाट इज r हियर, -1/4। सो बच्चों -5/4 एंड यहाँ पे 1 + 1/4, तो कितना हो गया, -5/4 डिवाइड बाई 4 + 1 5/4, बिल्कुल सही।
तो -5/4 इंटू 4/5, आंसर इक्वल टू -1। चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस में -1 है क्या। एक ऑप्शन -1 है, डी। यस, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बच्चों, यही सोल्यूशन है हमारा, -1। ठीक है ना। यस, तो देखिए आर की वैल्यू यहाँ पे -1/4 आ रही थी, और जो आर का मॉड है, कंडीशन क्या होती है कि मॉड ऑफ आर लेस देन 1, और यू कैन से आर इज बिटवीन -1 टू +1। इन दैट केस जो हमारी सीरीज होती है, जीपी होती है, इन्फिनाइट सम प्रोड्यूस करती है, और वो इन्फिनाइट सम होता है a/1 - r। क्लियर, नोट कर लें इसको, ये इसका इन्फिनाइट टर्म्स तक का सम आ चुका है। बच्चों याद रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब r का मॉड 1 से छोटा होगा, या इसको कह सकते हैं r की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होगी। जैसे यहाँ पे r -1 1/4 आ रहा है, तो -1/4 जो होगा वो कितना होगा, -0.25। ठीक है ना। और हमने जो r की रेंज दी है आपको, वो कितनी दी है, -1 से लेकर के +1 तक। ठीक है ना। तो -0.25 समहाउ यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी का सम आ जाएगा। अगर आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कुछ भी है, तो इनफाइनाइट जीपी सम प्रोड्यूस करेगी, अदरवाइज प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्लियर, नोट करें। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, आइए देखिए। तो क्वेश्चन हमने क्रॉप कर लिया है, हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अ सेट एक्स। मतलब बेटा ये कह रहा है कि एक बड़ा सा सेट एक्स ले लो, और ए और बी उसके दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, सच दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। मतलब ए बी का कोई सबसेट नहीं है। ठीक है ना। मतलब ए के अंदर जो है बी बिल्कुल नहीं बैठता है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ एक्स सच दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ये मैंने ए बनाया और थोड़े दूर में बी बना लिया। अब आप देख रहे हैं ना, ए को बी से मतलब है, ना बी को ए से मतलब है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने दो सेट बनाए हैं, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सेट एक्स। मतलब ए के अंदर भी कुछ है, बी के अंदर भी कुछ है, एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो एक केस तो ये हो सकता है बेटा। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है बेटा कि ये एक्स है, और कुछ इस तरीके से ए और बी मर्ज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ भी ए बी का सबसेट नहीं है। क्या आप पहले वाले डायग्राम में बताइए कि ए बी का सबसेट है कि नहीं है। बिल्कुल नहीं बच्चों, ए बी का सबसेट नहीं हुआ है। बेटा सबसेट का मतलब क्या होता है, आप भूल गए हैं शायद बच्चे लोगों। बेटा अगर कोई चीज, जैसे अगर कोई चीज बी, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए जो होगा वो बी के अंदर बैठा होगा। तो यहाँ बी के अंदर तो नहीं है, तो इसमें भी सबसेट नहीं है, और इसमें भी सबसेट नहीं है। तो एक ऑप्शन है, ए एंड बी आर ऑलवेज डिसजॉइंट। बिल्कुल गलत, कभी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे ए और बी सबसेट नहीं थे, डिसजॉइंट थे। जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो। ए इंटरसेक्शन भी इक्वल टू कितना, फाई। तो ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उन सेट को हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो बेटा ये डिसजॉइंट तो है, उसके बाद भी ए और बी एक दूसरे के सबसेट नहीं है, बट ये
डिसजॉइंट ना होने के बाद भी ए बी का सबसेट नहीं है। तो क्या इनका हमेशा डिसजॉइंट होना जरूरी है? नो, कोई जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, सी वाला कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि एक ऑप्शन दिया है कि ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर ऑलवेज नॉन डिसजॉइंट। हाँ, कह रहा है कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हमेशा नॉन डिसजॉइंट होगा। नॉन डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब समझते हैं ना? डिसजॉइंट का मतलब होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, नथिंग इज कॉमन। हाँ, बिल्कुल सही, 5। नॉन डिसजॉइंट का मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होगा। नॉन डिसजॉइंट मतलब उन दोनों का कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब क्या कह रहा है? ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर ऑलवेज नॉन डिसजॉइंट। देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, किसके किसके कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है? ए के, ए के एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के, ठीक है ना? तो ये तो ए सेट है। अब मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं। तो बच्चों, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का ना होना। तो मैं बी का कॉम्प्लीमेंट आपको किस कलर से शेड कर दूं, बताओ? इस कलर से शेड कर रहा हूं, बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी का ना होना। देखिए, मैं इस कलर से शेड कर रहा हूं, बी का ना होना। क्या ये बी का ना होना है? समझ में आ रहा आपको, नहीं आ रहा बच्चों, बताइए। देखिए बच्चों, ये बी का ना होना है। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। अब ये बताइए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी जो है वो ए के साथ ज्वाइंट है कि डिसज्वाइंट है? फिर से ध्यान दीजिए भाई, डिसज्वाइंट मतलब कुछ भी कॉमन ना होना। मगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी जो है, यानी बी जो है वो तो ए के अंदर भी घुसा हुआ है। घुसा है कि नहीं घुसा है? हाँ। तो क्या कह रहा है कि ऑलवेज नॉन डिसज्वाइंट। तो बात सही है बिल्कुल। तो नॉन डिसज्वाइंट ना, डिसज्वाइंट नहीं है ना, तो वही तो कह रहा है, तो सही हुआ ना भाई? बताइए यहाँ पे, यहाँ पे देख करके बताइए कि हमारे पास दो सेट है, एक बी का कॉम्प्लीमेंट और एक ए। तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई है कि नॉट फाई है? बिल्कुल गलत कह गए आप। अगर आपको फाई दिख रहा है बच्चों, तो बिल्कुल गलत दिख रहा है। अरे भाई, दोनों में कॉमन है ना। भाई, बी का ना होना ब्लू वाला पार्ट है और ए इसके अंदर का पार्ट है, ए के अंदर का पार्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी का ना होना क्या फाई के इक्वल है? नो, फाई के इक्वल नहीं है। यस और नो? मतलब ये डिसजॉइंट, नॉन डिसजॉइंट है ये। क्या है ये? नॉन डिसजॉइंट। तो ये ट्रू हो गया बच्चों। क्लियर? बच्चों, सरल शब्दों में ए और बी बार में कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। बी बार और ए में क्या कॉमन है? ए कॉमन है। बिल्कुल सही है, बी बार और ए में ए कॉमन है, यदि इसको केस को देखा जाए। अब इधर देख लीजिए, अब इस वाले केस में देख लीजिए, किसकी बात कर रहा है? ए के कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कहां बनेगा? देखिए, मैं फिर से शेड करता हूं। तो ये इतने रेड के अंदर तो बी बैठा हुआ है। ये देखिए, रेड के अंदर इतने बी है, ये इतना बी है। अब मैं बी बार बना रहा हूं, यानी बी का ना होना। तो बी को बाहर जो होगा वो पूरा का पूरा बी बार होगा। ये देखिए। अब आप बताइए मुझे कि सेट ए और बी बार आपस में ओवरलैप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीन शेडिंग बी बार की है और सेट ए के अंदर भी बी बार घुसा हुआ है। मतलब ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी
एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं, यस और नो? तो ओवरलैप करेंगे तो कैसे होंगे वो? नॉन डिसजॉइंट। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका बताइए बच्चों? ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सवाल दिया गया है कि डिफरेंशिएट करना है 3x माइनस 5 और 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस ई टू द पावर x। आइए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन को y मान लीजिए। गिवन जो फंक्शन है आपके पास में उसे y सपोज कर लीजिए। तो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर। अब देखिए 3 कांस्टेंट है, उसको पीछे जान दीजिए, e की पावर x माइनस 3 ऐसा लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर लग जाएगा, y के ऊपर क्या लगेगा? dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लग जाएगा, तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स। और यहाँ पर डी बाई डी एक्स दो फंक्शन अंदर है। पहला फंक्शन 3x माइनस 5 और दूसरा मल्टीप्लाई में है 4x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x माइनस 3। देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल आपको याद होना चाहिए। u इंटू वी वाला फंक्शन, अगर दो फंक्शन है तो आपको मैंने ये रूल याद करवाया था कि दो दोस्त गए एक पार्टी में खाना खाना एक एक करके। तो पहले u वाला बाहर बैठेगा या किसी एक को बाहर बैठा दो और दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा वाला बाहर बैठेगा और पहले का डिफरेंशिएशन। बताइए बच्चों, याद है आप लोग को? ये प्रोडक्ट रूल था। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे 3x माइनस 5 है, इसको रोक दीजिए, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज 4x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x माइनस 3 प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर कर दीजिए सेकेंड फंक्शन को, 4x स्क्वायर प्लस ई की पावर x माइनस 3 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज 3x माइनस 5। क्लियर बेटा? चलिए 3x माइनस 5 अब 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो बेटा 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x। क्लियर है बच्चों? एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, पावर 1 ही बचेगी। बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इक्वल टू, और 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अकेले कांस्टेंट पे हमका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। क्लियर? यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज माइनस था। चलिए अगला टर्म एज इट इज लिख दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस ई की पावर x माइनस 3। अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए 3x है तो 3 कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? 1। डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? और फिर 5 बचा, तो 5 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो ये आंसर हमारे पास कितना आ गया? 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 टू जा 8x प्लस ई की पावर x प्लस 4x स्क्वायर प्लस ई की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 वन जा 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x माइनस 5 इंटू 8x प्लस ई की पावर x प्लस 3 4 जा 12x स्क्वायर प्लस 3 ई टू दी पावर x माइनस 9। यही बेटा इसका आंसर है। क्लियर बच्चों? नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है फॉर एनी सेट्स ए कैपिटल बी कैपिटल सी प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए करने का एक थ्योरेटिकल तरीका भी है, बट वो बच्चों को याद नहीं होता है, तो इसको मैं वेरिफिकेशन मेथड से करवाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? देखिए कैसे करना है हम लोग को, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्या हमें यही प्रूफ करना है ना?
बिल्कुल सही, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसको प्रूव करने के लिए बेटा हम 3 सेट्स ऐसे ले लेते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, ठीक है ना। एटलीस्ट बी और सी में तो कुछ ना कुछ कॉमन हो, क्योंकि बी और सी की इंटरसेक्शन बना के बोली गई है। चलिए, तो हम ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। बी और सी के अंदर कुछ एलिमेंट हम मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है। बी के अंदर में एलिमेंट ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और यहाँ पे डी, ई, एफ, और दोनों का कॉमन एलिमेंट एम और एन को मान लेता हूं। चलेगा बच्चों? देखिए मैंने क्या किया है, हमने बी और सी के सेट मान लिए हैं और बी और सी के अंदर दोनों के कॉमन एलिमेंट एम और एन ले लिए हैं। बताइए समझ में आया सभी को? तो हमारे पास बेटा बी सेट क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे लेट बी इज इक्वल्स टू, देखिए बी के अंदर क्या क्या है, ए बी सी एम एन, ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एम एन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है। सी के अंदर क्या क्या होगा बेटा, डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, एंड एम एंड एन। तो आपको दिख रहा है कि क्लियर बी और सी के अंदर एम और एन कॉमन है, यस और नो? सो इन दोनों को देख करके आप क्या लिख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी जो बनेगा दैट इज इक्वल्स टू ओनली एम एंड एन, यस और नो? अब बच्चों एक सेट और है, उसे भी हमें मानना है, तो हम लेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड कर लेते हैं, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ये कर लेते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, LHS हमारे पास ये है, नाउ LHS इक्वल टू व्हाट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, यही है ना बच्चों, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए क्या है बेटा, सेट ए है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसका क्रॉस करना है किसके साथ बेटा, एम क्रॉस एन, एम डॉट एन के साथ। तो बेटा आप जानते हैं कि सेट थ्योरी में ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ऑल पॉसिबिलिटी। होता है कि नहीं होता बच्चों? होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है सबकी सब लिख डालो। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो हमारे पास बन करके आएगा वो क्या बनेगा, एक्स कॉमा एम, एक्स कॉमा एन, वाई कॉमा एम, वाई कॉमा एन, फिर जेड कॉमा एम एंड जेड कॉमा एन। एग्री कर रहे हैं आप लोग? एंड जेड कॉमा एन। बच्चों ये हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की आ चुकी है। इसे आप नंबर 1 दे दीजिए। अब देखिए आपको अब राइट साइड में क्या निकालना है, ये अपने पास में क्या आ गया बेटा, ये LHS आ चुका है, बिकॉज LHS हमारे पास है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब राइट साइड में आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन। नाउ हम क्या निकालेंगे बेटा, ए क्रॉस बी। तो आपको पता है ए क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड, और बी क्या है आपके पास में, बी आपके पास में 5 एलिमेंट का सेट है जिसका नाम है ABCMN, है कि नहीं है बच्चों बताओ, ABCMN। तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट बनेंगे, 3 इसके और 5 इसके, यानी कि 15, 3 इंटू 5 15, ठीक है ना। एक्स कॉमा ए, एक्स कॉमा बी, एक्स कॉमा सी, देन एक्स कॉमा एम, एक्स कॉमा एन, वाई कॉमा एम, वाई कॉमा एन, जेड कॉमा एम एंड जेड कॉमा एन। क्लियर है बच्चों? एक्स कॉमा एम, एक्स कॉमा एन, फिर इसमें y का a के साथ भी होगा
और वाई का बी के साथ भी होगा, वाई ए वाई बी एंड जेड ए जेड कॉमा बी। बोलिए क्लियर है बच्चों? ये ए क्रॉस बी हो गया, टोटल 15। ठीक है ना? नौ ए क्रॉस बी के साथ साथ हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी। तो बच्चों ए क्रॉस सी क्या था? ए था एक्स वाई जेड, और सी क्या था आपको याद होगा? सी था हमारे पास में सी डी ई एफ एम एन, डी ई एफ एम एन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी ई एफ एम एन। और यदि मैं इसका प्रोडक्ट करता हूं तो देखिए क्या बनेगा मेरे पास, एक्स कॉमा डी, एक्स कॉमा ई, एक्स कॉमा एफ, एक्स कॉमा एम, एक्स कॉमा एन। क्लियर बच्चों? फिर y कॉमा डी, y कॉमा ई, y कॉमा एफ, y कॉमा एम एंड y कॉमा एन। लास्ट z कॉमा डी, z कॉमा ई, z कॉमा एफ, z कॉमा एम एंड z कॉमा एन। अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें a क्रॉस b और a क्रॉस c का इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन एलिमेंट हम निकालने वाले हैं। चलिए चेक करते हैं। तो ये आपके पास में ऊपर a क्रॉस b लिखा है और नीचे a क्रॉस c लिखा हुआ है। हम कॉमन एलिमेंट आपको दिखाने वाले हैं, जरा आप भी हमारे साथ देखिए। क्या ऊपर में x कॉमा m है और नीचे भी x कॉमा m है, n है? क्लियर कि नॉट क्लियर? दोनों में x कॉमा m बैठा हुआ है तो ये कॉमन एलिमेंट है। दोनों में x कॉमा n बैठा हुआ है, ये भी कॉमन एलिमेंट। y कॉमा m, y कॉमा n, यहाँ पे भी देखिए y कॉमा m, y कॉमा n, z कॉमा m, z कॉमा n, और यहाँ भी z कॉमा m और z कॉमा n। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास में जो कॉमन एलिमेंट इन दोनों सेट के बनेंगे, हम क्या लिख सकते हैं इसमें? हम लिख सकते हैं x कॉमा m, x कॉमा n, y कॉमा m, y कॉमा n एंड z कॉमा m एंड z कॉमा n। तो ये आ चुका है हमारे पास, दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब रिलेशन नंबर 1 हम देखते हैं। रिलेशन नंबर 1 क्या था? देखिए यही था क्या? यही सेट थे। और रिलेशन नंबर 2 में भी यही सेट है कि नहीं है? जब दोनों के RHS इक्वल है सो हम लिख सकते हैं, सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। क्लियर बेटा? तो बच्चों ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो हमने इसको कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के हमने इसको प्रूफ कर दिया है। डन? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए।